गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का लास्ट लेक्चर है, जहां हमारे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उनके पीवाईक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि कुछ ही पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का हर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं किसी भी टॉपिक में किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो सके और आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके सामने हो। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ से ना अभी थोड़े से आप मान सकते हो थोड़े से डीप क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए कंपैरेटिव पब्लिक लॉ आपको बड़ा ध्यान से समझना होगा, चीज़ों को ध्यान से याद रखना होगा, किस कंट्री में क्या चीज़ है क्या नहीं है, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी और इसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सकता है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके उनकी प्रैक्टिस हो सके, आपके कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को हमारे इस बैच के जूरिस्प्रूडेंस के, कॉन्स्टिट्यूशन के, पीआईएल के और कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के नोट्स परचेज करने हैं तो वो हमें ईमेल कर सकता है। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पे पता चल जाएगा और वहीं से आपको नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी। और इसके अलावा इस टाइम हम किस किस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको पिन कमेंट से ही पता चलेगी। आप वहां से उनकी फीस भी चेक कर सकते हैं और जिस भी बच्चे को जो चीज़ें परचेज करनी है वो हमें ईमेल ज़रूर करें। अपने कमेंट्स हमें आप हर वीडियो पे ज़रूर भेजिए। आप जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं अपने कमेंट्स हमें भर भर के भेजिए, अपने डाउट्स भेजिए, वीडियोस को शेयर ज़रूर करें आगे, ताकि हमारी वाईटी फैमिली आगे बढ़ती रहे और हम बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाए इस साल 2025 में। 2025 में हमारा टारगेट 500K का होना चाहिए। ठीक है। और अभी तक हमारे 7,000 फॉलोवर्स नहीं हुए हैं। ठीक है, 7,000 लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं और मेरा टारगेट इस साल 500K का है। तो कितना दूर है, तो इसलिए आपको हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शॉर्ट वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए हमारे चैनल की, और अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी जो आसपास चीज़ें हो रही है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले और वो जागरूक रहे, अपडेटेड रहे चीज़ों से रिलेटेड। क्योंकि चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कब क्या चीज़ काम आ जाए, और आसपास की चीज़ों के बारे में पता होगा तो सेफ भी रहोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है इज क्रेडिटेड टू। देखो ये एक वर्ड है क्रेडिटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है इस क्वेश्चन में। देखो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो थ्योरी है ये दी किसने थी? ये मोंटेस्क्यू ने दी थी। लेकिन ये जो थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर, इसका क्रेडिट जो है ये शुरू में मतलब आई कहाँ से थी? ये लॉक के कंसेप्ट से आई थी, जॉन लॉक थे उनके कंसेप्ट से आई थी। तो क्रेडिटेड वर्ड यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी एक वर्ड की वजह से इसका आंसर क्या होगा? जॉन लॉक होगा, ना कि मोंटेस्क्यू होगा। ठीक है, जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल था ये भले दिया मोंटेस्क्यू ने था, लेकिन इसका क्रेडिट जाता है जॉन लॉक को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो फॉलोइंग, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होता है। हमने पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी, फेडरल, हर तरीके की गवर्नमेंट के फॉर्म को डिस्कस किया है हमारे लेक्चर्स में। तो जिन्होंने भी हमारे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के लेक्चर्स नहीं देखे, जाके वो लेक्चर्स जरूर देख लो, ताकि आपको पता चल सके कि ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्री एमिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है उनका एमिनेंस ज़्यादा होता है, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत है। जहां ए दे रखा है पहले तो उसको काट दो। पहले में देखो ए दे रखा है, ये कट गया। दूसरे में देखो ए दे रखा है, ये कट गया। तीसरे में भी ए दे रखा है, ये कट गया। तो ए के ऑप्शन बचता है, यानी बी सी डी जो ऑप्शन है वो ठीक होंगे, और इस वजह से हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी निकल के आएगा। देखते हैं क्या क्या है बी सी डी ऑप्शन। इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों जगह गवर्नमेंट होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये तीनों चीज तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाई है जब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया है ना।
तो यहाँ से आपका बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको इस तरीके से लेक्चर्स को बड़ा ध्यान से देखना है ताकि आपको चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉग्निशन और अडॉप्शन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ किस किस कंट्री में सबसे पहले लिया अडॉप्ट किया गया था। मैंने बताया था ना कि राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखो वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो इसी तरीके से हमें वो चीजें ध्यान में रखनी है। तो देखो इंडिया दे रखा है, इंडिया में तो 2005 में आया था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे उसके बाद हमारा है यूएसए है, यूएसए में मेरे ख्याल से 1966 में था, यूके में मेरे ख्याल से 2003 में आया था, मेरे ख्याल से चेक करूं 2003 में था कि कितने में था। ब्रिटेन में 2002 में था, 3 में नहीं था। तो ब्रिटेन में 2002 में था, और स्वीडन में तो सबको पता ही है 1766 में आ गया था। तो सबसे पहले डी ऑप्शन आएगा हमारा, उसके बाद आएगा हमारा बी ऑप्शन, उसके बाद आएगा सी ऑप्शन, और लास्ट में आएगा ए ऑप्शन। जहां ये सीक्वेंस है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो डी बी सी ए कहाँ दे रखा है, यहाँ बी पहले दे रखा है, ये कट गया, डी बी सी ए ये देखो ये दे रखा है। तो थर्ड क्वेश्चन का क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसलिए मैंने हर लेक्चर के अंदर हर टॉपिक के अंदर ये बताया है जोर देकर कि कहाँ से क्वेश्चन बना है और कहाँ से आगे बनने के चांसेस भी है और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है जिस तरीके से आपके लिए तैयार किए गए हैं, लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, बिल्कुल एग्जाम का पैटर्न ध्यान में रखकर किया जाता है। बहुत डिटेल में एनालाइज किया है मैंने इन सब चीजों को, तब आपके लिए मैं ये नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके लाई हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जहां जहां मैंने जोर देके बताया लेक्चर के अंदर कि ये चीजें ध्यान रखना, भूलना मत, वो चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो एक तरफ मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, एक तरफ तो कंट्रीज दे रखी हैं, दूसरी तरफ दे रखा है कि इन ये जो चीजें हैं किस कंट्री के अंदर कब रिकॉग्नाइज की गई, तो ये हमें देखना होगा। तो हमारा पहला दे रखा है यूके के अंदर पार्लियामेंट्री कमिश्नर कब रिकॉग्नाइज हुआ था या कब स्टैब्लिश हुआ था। दूसरा स्वीडन के अंदर ओम्बर्ड्समैन कब आया था, तो स्वीडन के अंदर ओम्बर्ड्समैन आया था 1809 के आसपास, है ना, 1809 दे रखा है इसमें। देखो ये बी का थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। इंडिया के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त कब आया था, तो आपको पता ही होगा 2013 में आया था। महाराष्ट्र में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त कब आया था, ये मैंने आपको बताया था 1971 में आया था ये चीज। ठीक है, तो ये हमारा तो एक ऑप्शन हमारा निकल के आएगा। फिर 1967 यूके में पार्लियामेंट्री कमिश्नर कब स्टैब्लिश हुआ था, 1967 में। तो ये अपने नोट्स में लिख लेना, यूके का पार्लियामेंट्री कमिश्नर के बारे में मुझे नहीं लगता मैंने लिखवाया है नोट्स के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए का फोर्थ होना चाहिए, जहां ए का फोर्थ नहीं है काट दो। देखो यहाँ ए का फोर्थ है, यहाँ पे भी ए का फोर्थ है, यहाँ ए का थर्ड है दोनों में, तो ये तो दोनों कट ही गए। यहां से हमारा आंसर निकल के आएगा बी का होना चाहिए थर्ड। देखो बी का सेकंड है इसके अंदर, तो ये भी कट गया, तो हमारा ये ऑप्शन बचता है। तो फोर्थ का भी आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो हर चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपके नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है साथ में इंक्लूड कर लेना, क्योंकि हो सकता है वही आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अगली बार रिपीट होके। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये एक्सप्लेन करता है द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो इंफॉर्मेशन वर्ड है इसको एक्सप्लेन इसका मीनिंग कौन से सेक्शन में बताया गया है। तो मैंने आई थिंक ये आपको लिखवाया नहीं है, लेकिन इसका सेक्शन 2 क्लोज एफ है जहां इंफॉर्मेशन वर्ड को डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अपने नोट्स में लिख लेना, मैं शायद इंक्लूड करना भूल गई। सेक्शन 2 क्लोज एफ में इसको डिफाइन किया गया। देखो यहाँ सेक्शन 2 क्लोज एफ बी पॉइंट में दे रखा है, तो फिफ्थ का भी क्या होगा, आंसर बी होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरीके का क्वेश्चन है दैट लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है जो 2013 का, ये कब फोर्स में आया था। मैंने आपको बताया था जनवरी 2014 में ये फोर्स में आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो देखो जनवरी 2014, ये देखो थर्ड ऑप्शन, सिक्स्थ का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये सारी चीजें हमने आपको हमारे लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में समझाई है, आपको अपने नोट्स में ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं ये नोट्स। और मैंने पिछले बैच में भी आपको साबित करके दिखाया था कि 70 से 80 क्वेश्चंस हमारे नोट से निकल कर आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो नोट्स बड़े जरूरी हो जाते हैं और हर बार मैंने बताया कि हर लेक्चर को कम से कम 2 बार लगातार आप उनको देखो ताकि चीजें आपको विजुअली भी याद हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करता है। तो मैंने बताया था आर्टिकल 5 इसके बारे में बात करता है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्टिकल 5 इसके बारे में बात करता है। देखो कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 है, ये कट गया, ये देखो आर्टिकल 5 दे रखा है। तो ये हमारा इसके बारे में बात करता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें अपने नोट्स में देखने को मिलेंगी। तो एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में बड़े डीप से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो एक एक स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और साथ में देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ठीक निकल के आती है। तो देखो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि कनाडा के अंदर द फेडरेशन वाज नॉट अ वॉलंटरी यूनियन बट वाज इम्पोज्ड बाय एन एक्ट। सो जो कनाडा के अंदर फेडरेशन सिस्टम है वो वॉलंटरीली यूनियन नहीं था, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं हुआ था, वो एक्ट के द्वारा कानून ला के वहां पे किया गया था। और ये बात हमने डिस्कस की थी, तो ये बात ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। दूसरा अगर आप देखो, इंडिया के अंदर द एक्ट ऑफ 1935 क्रिएटेड ऑटोनोमस यूनिट्स एंड फोर्स देम इनटू अ फेडरेशन। ये बात भी ठीक है। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो इसके बारे में बात करता है, तो ये बात भी ठीक है हमारी। तो बी ऑप्शन भी हमारा ठीक है। सी ऑप्शन की बात करते हैं। द अमेरिकन यूनियन वॉज फॉर्म्ड बाय वॉलंटरी एग्रीमेंट अमंग अ नंबर ऑफ सॉवरन स्टेट। ये बात भी ठीक है कि देखो अमेरिका क्या है, 52 स्टेट से मिलकर बना है और 52 के 52 स्टेट्स क्या है, वॉलंटरी एग्रीमेंट से बने हैं। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। तो सी ऑप्शन भी ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड बाय द स्टेट्स एंड नॉट बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ए बी सी हमारे 3 ऑप्शन ठीक है, डी गलत है। देखो ए बी सी कहाँ दे रखा है, ए बी सी पहले में ही दे रखा है, तो पहला ऑप्शन ही निकल आ जाएगा, बाकी तो देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर है ना तो चीजें और आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन का हमारा क्या है, ए आंसर निकल के आया है। और आपको जो जो चीजें आपको नहीं पता थी तो आप ये चीजें बिल्कुल कॉमन सेंसिकल है। अगर आप अपडेटेड हो, चीजों को ध्यान से पढ़ रहे हो, हर कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ चीजें आपको पता है, तो ये वहां से भी निकल के आ जाती हैं चीजें। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अमेंडमेंट इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बी प्रपोज्ड बाय। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर मैंने आपको बताया था उसके बारे में बात हुई है कि वो किस तरीके का अमेंडमेंट सिस्टम है वहां पे। तो देखो यहाँ कह रहा है कि कांग्रेस क्या है, अमेरिका की पार्लियामेंट है, 2/3 मेजोरिटी के साथ दोनों हाउसेज में इन बोथ द हाउसेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट, यानी कि जो भी अमेंडमेंट लाई जाती है तो वो कांग्रेस के दोनों हाउसेज, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट है, उसमें 2/3 मेजोरिटी से पास करवाई जाती है। एक तो बात ये ठीक है। उसके अलावा कांग्रेस में क्या है, दूसरा कह रहा है कि 3/4 मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो बी ऑप्शन जहां ना, पहले तो उसको काट दो। देखो पहले में ए और सी है, दूसरे में बी है, तो ये कट गया। तीसरे में भी बी है, ये भी कट गया। चौथे में से निकल के आएगा, यानी सी और डी ऑप्शन में से एक हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ए और डी ऑप्शन में से। तो हमारा देखो सी स्टेटमेंट क्या कह रही है। सी स्टेटमेंट कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन उसको मतलब लाया जाता है बाय 2/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो भी आप प्रपोजल दे रहे हो उसको स्टेट लेजिस्लेचर के 2/3 कंसेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये बात भी ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया था, तब मैंने ये बात आपको बताई थी। तो ए और सी करेक्ट है हमारा। डी यहाँ पे 3/4 लिखा है, तो ये गलत है, तो ये हमारा ठीक है।
तो ए और सी हमारा पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो 9th का क्या होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन, और ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया, और ये पूरा प्रोसीजर जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीजर है, ये तो मैंने आपको पूरा समझाया था अच्छे से, ठीक है। एक एक स्टेप इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लिखवाया है, समझाया है कहाँ कैसे सिस्टम होता है इसका। तो ध्यान से चीजों को पढ़ना, चीजों को ध्यान से देखना, लेक्चर्स को कम से कम 2 बार जरूर देखना, ठीक है। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था, जिसका आंसर क्या था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है अगला फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। क्या दे रखे हैं, देखो एक तरफ आर्टिकल और चैप्टर्स दे रखे हैं, दूसरे दे रखे कौन से में किसकी बात हुई है, देखते हैं। इनको हमें करेक्ट मैच करना है। तो देखो आर्टिकल 5th, आर्टिकल 3rd, चैप्टर 5th और चैप्टर 4th। तो यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नवंबर 7, 2012, कांग्रेस ऑन द ईव ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, द जुडिशियल पावर इन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें दी हुई है यहाँ पे सारी, ठीक है। तो हमें उसी के हिसाब से देखना है। तो आप देखोगे आर्टिकल 5th आपका जो है उसमें अमेंडमेंट दी गई है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ए का 4th ऑप्शन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल 3rd की बात करोगे तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल पावर है वो इसके अंदर दी गई है, तो ये इसके अंदर ए का 4th, बी का 3rd। देखो ए का 4th और बी का 3rd कहाँ दे रखा है, ए का 1st दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये कट गया। दूसरे में ए का 3rd दे रखा है, तो ये कट गया। तीसरे में ए का 4th है और बी का 3rd है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा, चौथा हमारा गलत है। तो चैप्टर 5th देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है कांग्रेस ऑन द ईव ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये अपने नोट्स में आप इंक्लूड कर लेना, क्योंकि ये चीज इंक्लूड है नहीं। और चैप्टर 4th बात करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 7 नवंबर 2022 को 12 को हुए थे। तो ये 2 चीजें हमारे नोट्स के अंदर नहीं है, तो ये आप अपने नोट्स के अंदर लिख लेना, ताकि एग्जाम में जब भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ऐसी कोई बात पूछी जाए तो आपको पता हो, ठीक है। तो यहां से हमारा जो 10th क्वेश्चन है इसका आंसर निकल कर आता है हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके के डीप डाउन क्वेश्चंस आपसे अब पूछे जाने लगे हैं, तो थोड़ा ध्यान से हर चीजों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द ट्रेंड टुवर्ड कोडिफिकेशन ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन होल और इन पार्ट इज अ मूवमेंट ड्यूरिंग द पास्ट डेकेड फ्रॉम एमिनेंट क्वार्टर्स, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द ट्रेंड टुवर्ड कोडिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन होल और इन पार्ट एक मूवमेंट रहा है पास्ट डेकेड से एमिनेंट क्वार्टर्स की तरफ। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोडिफिकेशन किया, ये एक्ट लाए गए हैं जो, तो हमें भाई इनका देखना पड़ेगा। नॉर्दर्न आयरलैंड एक्ट कब आया, ये सारी चीज़ें हमें, क्योंकि इनके बारे में हमारे नोट्स में नहीं है। तो एक बार मैं आपको गूगल से चेक करके बता देती हूँ ताकि आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सको। तो नॉर्दर्न आयरलैंड एक्ट है, ये 1998 का एक्ट है जिसको यूके पार्लियामेंट ने पास किया था। और इसने क्या है, नॉर्दर्न जो आयरलैंड थी उसकी पावर को डिवॉल्व कर दिया था और नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव को एस्टैब्लिश किया था। तो ये एक्ट कब आया था, 1998 में आया था, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं हम। रेफरेंडम एक्ट आया था, ये 1975 के अंदर आया था यूके के अंदर, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा बात करते हैं हम स्कॉटलैंड एक्ट की।
तो स्कॉटलैंड एक्ट आया था 1998 के अंदर। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट, तो यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट अगर आप देखोगे ये आया था 1972 के अंदर। ठीक है, तो ये इनके ईयर है जो आपको ध्यान में रखने हैं, नोट्स में इंक्लूड कर लेना, जहां पे यूके का टॉपिक हमने डिस्कस किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अगर आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओगे तो डी सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद आएगा हमारा फिर ए आएगा, और फिर आएगा हमारा बी, नहीं डी बी आना चाहिए पहले, है ना, डी बी आना चाहिए, डी बी, फिर ए आना चाहिए और फिर सी आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना। इसका आंसर चेक करते हैं क्या है। 11th क्वेश्चन का आंसर सी दे रखा है। तो 11th क्वेश्चन का आंसर सी है, यानी डी ए बी सी दे रखा है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है ये मेरे ख्याल से, डी ए बी सी। ए पहले दे रखा है बी से, जबकि 1975 में आया रेफरेंडम एक्ट। आप मुझे प्लीज ये चेक करके बताना क्वेश्चन कि रेफरेंडम एक्ट कब आया था। ठीक है, ए पहले आएगा बी से पहले कि बी पहले आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सीक्वेंस बनना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में यहाँ डी ए बी सी दे रखा है, तो आप प्लीज मुझे इसके बारे में चेक करके जरूर बताना। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चन बच्चों के कमेंट आते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, दैट इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो सच थिंग एज द एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। ये ठीक है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर को एब्सोल्यूटली सेपरेट नहीं किया गया। बेसिकली वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल लागू ही नहीं होता है। इन प्रैक्टिस इट इज इनएविटेबल दैट दे ओवरलैप। In the Constitution of France and USA, attempt to keep the organ of the government rigidly separate रखा गया है। फ्रांस और यूएसए के अंदर तो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को बड़ा स्ट्रिक्टली अपनाया गया है, बट हैव मेड अनसक्सेसफुल दिस पोजीशन ऑफ डॉक्ट्रिनल सेपरेशन ऑफ पावर। ये सम अप की थी किसने, ये डोनोगमोर कमेटी की एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, डोनोगमोर कमेटी है, देखो यहाँ डोनोगमोर कमेटी दिया गया है क्या, हाँ देखो डी है जो डोनोगमोर कमेटी ने ये दिया था। मेरे ख्याल से मैंने लिखवाया भी आपको ये। ठीक है, ये मिल जाएगा आपके नोट्स में, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर डाइसी गेव फॉलोइंग 3 मीनिंग्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो प्रोफेसर डाइसी ने रूल ऑफ लॉ दिया था, इसके क्या है 3 मीनिंग उन्होंने बताया था। इनमें से कौन कौन, सॉरी इनके 3 मीनिंग दिए थे, तो इनमें से कौन कौन सा उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो हमारा देखो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ये तो था ही उसके अंदर, और इसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी था। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, ये नहीं है हमारा। तो ए और बी इसका ऑप्शन होना चाहिए, देखो ए और बी यहाँ दे रखा है। तो 13th का क्या होगा, ए आंसर करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है, एक क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बात करते हैं, पहला देखो, दैट डिनायल ऑफ कोर्ट एक्सेस टू द पुअर, डाउन ट्रोडन एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु डू नॉट हैव सफिशिएंट मींस टू अप्रोच द कोर्ट। तो इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म इसलिए लाया गया था क्योंकि जो कोर्ट का एक्सेस है वो पुअर्स के पास नहीं था, उनको डिनाइल किया जा रहा था, उनके पास सफिशिएंट मींस नहीं थे कि वो कोर्ट तक पहुंच सके। तो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के पास जो सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज सेक्शन थे उनके पास कोर्ट तक पहुंचने की कोई
तरीके नहीं थे, तो इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ था। ये बात तो ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस और रैम्पेंट करप्शन से की वजह से भी जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में आया था, ये भी ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने की वजह से भी जुडिशियल एक्टिविज्म है, जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन, चाइल्ड लेबर, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, इनको केसेस के थ्रू बैन भी किया गया है, ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक है। ग्रोस ह्यूमन राइट्स का काफी वॉयलेशन हो रहा था, तो हमारे NHRC वगैरह ये सारे स्टैब्लिश किए गए थे ह्यूमन राइट एक्ट के द्वारा, तो ये बात ठीक है। तो चारों ऑप्शन हमारे ठीक है इसके अंदर, तो 14th का लास्ट ऑप्शन इसमें ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो 14th का चार ऑप्शन ठीक है, तो जिसकी वजह से जो लास्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट हु अमंग द फॉलोइंग आर विद इन द जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 14 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ये कह रहा है कि जो जुरिस्डिक्शन की हमने बात की थी सेक्शन 14 में बताया था मैंने, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के अंदर 2013 में, कि किस किस पे जो लोकपाल एक्ट है वो अप्लाई होगा, तो कौन कौन उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा उस पर पूछ रहा है ये। तो 15th हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ग्रुप A एंड B आएगा, ये बात ठीक थी, ग्रुप A, B और C, D ये थे ना, ग्रुप A, B, C, D के ऑफिसर्स आएंगे, E, F, G, H ये तो थे ही नहीं, तो ग्रुप A, B, C, D के ऑफिसर्स आएंगे इसके अंदर। 15th का देखो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दे रखा है B ऑप्शन में, तो 5th का क्या होगा, B ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस है हमारे पास, लगभग 25-30 क्वेश्चन है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के PYQs में, जो काफी डीप डाउन क्वेश्चंस भी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 15 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में सोल्व किए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी तरीके की तैयारी हमने आपको करवाई है। तो बाकी जो क्वेश्चन आप हमसे जब PYQs परचेज करोगे तब इनको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे कल के लेक्चर में, जहां हमारा फैमिली लॉ का जो सब्जेक्ट है इवनिंग की क्लासेज में वो शुरू होने जा रहा है, और हम इसी तरह PDF के जरिए पढ़ेंगे और हर टॉपिक के साथ फैमिली लॉ के भी PYQs को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है और आपके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखना अपना।